बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दिन के काम ले। हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा फ़र्स्ट एड सेव्स लाइफ की जो पहले तिब्बी इमदाद दी जाती है वो कैसे वो ज़िंदगी को बचाती है। तो उसकी ट्रांसलेशन को हम कर चुके हैं और आज इंशाल्लाह हमने उसकी करनी है एक्सरसाइज। और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर चीज़ को आसान लफ्ज़ों में बयान कर सकूँ। रीड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बिलो। सबसे पहले हमारे पास ये आ जाते हैं। वर्ड है स्कॉचिंग, मीनिंग है बॉयलिंग, उबालना। स्लांटेड, टर्न्ड, तिरछा, यानी कि जब कोई मुड़ के देखते तो वह तिरछा होकर देखता है। ब्लेजिंग, बर्निंग, कि किसी चीज़ का जलना, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर हीट हो वो जलना। कंप्रेशन, प्रेशर, मतलब दबाना। ड्रॉनिंग, फेंटिंग, मतलब फेंट जब बेहोश हो जाता है वो अपने हवास खो बैठता है, एंड दैट इज़ फेंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है जो हमारे पास है वो है व्हाई डिड टीना एंड हर मदर गो शॉपिंग, के टीना और उसकी जो वालिद थी वो शॉपिंग पे क्यों गई। बिकॉज दे हैड अ बिग पार्टी, क्योंकि उनके यहाँ बहुत बड़ी तकरीब थी दैट नाइट, उस रात। एंड फोर दे नीडिड टू गेट ग्रोसरी टू कुक अ ग्रैंड डिनर, और उसके लिए उनको ग्रोसरी की ज़रूरत थी क्योंकि उन्होंने बहुत अजीम शान जो खाना था डिनर के लिए वो पकाना था। ग्रोसरी जिसमें खाने की चीज़ें आ जाती हैं। वाई डिड टीनाज मदर स्टॉप द कार, टीना की वालदा ने गाड़ी को क्यों रोका। टीनाज मदर स्टॉप देयर कार, टीना की वालदा ने गाड़ी को रोका। टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, कि जो मामला था उसके ऊपर तहकीक करने के लिए। हाउ डिड टीना हेल्प द लेडी, जो टीना थी उसने वो जो खातून थी उसकी मदद कैसे की। टीना हेल्प द लेडी बाय परफॉर्मिंग कार्डियो प्लोमोनरी रिसेसिटेशन, उसने जो थी उसकी जो मदद की थी वो की थी कार्डियो प्लोमोनरी रिसेसिटेशन थे। अच्छा, अब ये इतनी खौफजदा टर्म आपने ये नहीं समझना है और परेशान नहीं होना, मैं आपको अब समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो कार्डियो है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, हार्ट मतलब यानी कि दिल। और जो ये है प्लोमोनरी, इसका मतलब होता है लंग्स और फेफड़े, यानी कि जो है हमारे जो फेफड़े हैं उनसे मुतल्लिक होती है ये। और जो है रिसेसिटेशन, इसका जो ताल्लुक है वो होता है सांस से, जैसे रिस्पायरेटरी है, सांस से इसका ताल्लुक होता है। तो कुल मिला के जो पूरी ये जो टर्म है इसका मतलब है कि एक ऐसा अमल जिसमें किसी शख्स की धड़कन और उसकी जो सांस है उसको जो बहाल किया जाता है उसको हम कहते हैं कार्डियो प्लोमोनरी रिसेसिटेशन। ठीक है, कार्डियो में दिल की धड़कन आ गई, प्लोमोनरी में आ गया फेफड़े यानी कि सांस का, फेफड़ों से मुतल्लिक सारा, और रिसेसिटेशन में आ गया सांस का। तो ठीक है, तो उसने उसकी जो मदद की थी वो किस तरह से की थी, कार्डियो प्लोमोनरी रिसेसिटेशन, ये इस तरह से उसने उसको की थी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CPR भी कहते हैं। इंश्योरिंग हर एयरवेज वर ओपन, और उसने ये यकीनी बनाया था कि उसके जो एयरवेज हैं वो ओपन है। अब यहाँ पे एयरवेज क्या है, एयरवेज कहते हैं सांस जहाँ से आती है, यानी कि सांस लेने का रास्ता। अभी सांस लेने का रास्ता कौन सा है, जो हम सांस लेते हैं नाक से लेते हैं और हम अपनी सांस जो है मुंह से लेते हैं। तो उसने ये कोशिश की थी कि मैं ये देखूं कि जहाँ से सांस ले सकती वो इसकी जो है वो ओपन है, मतलब अच्छे तरीके से ओपन है। इन अ सेंस कि अक्सर इस तरह से होता है कि अगर कैसे बेहोश हो जाता है उसके लिए चेक की जाती है कहीं उसके जो है मुंह में पान, अक्सर जैसे आदत होता है खाने की, या जो है वो नस्वार वगैरह या किसी ने वैसे को खाने वाली चीज़ मुँह में डाली हुई है तो उसको जो है वो निकाल दे। तो इस वजह से उसने देखा था कि मैं श्योर करूँ कि उसकी ओपन है। नेक्स्ट था प्रोवाइडिंग चेस्ट प्रेशर। ठीक है, अब उसने उसके चेस्ट कंप्रेशंस, अब चेस्ट कंप्रेशंस का मतलब है दबाव डालना, जैसे हाथों को दोनों आपस में मिलाकर जब उंगलियां पेवस्त की जाती हैं। आपने अक्सर ड्रामा फिल्मों में भी देखा होता है कि जब पानी चला जाता है तो उसके ऐसे सीने पर उसको दबाते हैं। तो ये अमल होता है, ये उसने किया था उसकी चेस्ट को ऐसे दबा के। एंड देन एंड ट्राइंग टू गिव हर रेस्क्यू ब्रीथ, और रेस्क्यू ब्रीथ इन अ सेंस मीन्स कि उसको मसनूई सांस जैसे एक देना होती है, मुँह से मुँह, माउथ टू माउथ भी ये वाली होती है। और एक और जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है और उसके ज़रिए भी, लेकिन उस वक्त उसने उसको इस तरह से जो है वो रेस्क्यू सांस मुहैया की थी। शी आल्सो क्लियर द क्राउड, और उसने जो मजमा था उसके करीब उसको भी जो है वो क्लियर करवाया था, मतलब उन लोगों को पीछे किया था। एंड रिक्वेस्टेड फ्रेश एयर अंटिल द एम्बुलेंस अराइव्ड, और उनसे दरख्वास्त की थी कि पीछे हट जाएं ताकि ताज़ा हवा आए जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती। वट डिड द डॉक्टर से टू टीना, के जो डॉक्टर थे वो उसने टीना से क्या कहा। द डॉक्टर सेड दैट द सिंपलेस्ट फर्स्ट एड स्किल कैन मेक अ डिफरेंस बट अनफॉर्चुनेटली ओनली 1 in 20 पीपल नो वट टू डू इन एन एमरजेंसी। डॉक्टर ने ये कहा कि सिर्फ जो है सादा बिल्कुल आसान महारत जो है पहली इब्तदाई तिब्बी इमदाद की वो बहुत फ़र्क पैदा करती है, मगर बदकिस्मती से सिर्फ 20 में से एक को ही पता है कि एमरजेंसी के अंदर क्या करना है। हैव यू एवर लर्नड एनी फर्स्ट एड स्किल, क्या आपने कोई जो है वो इब्तदाई तिब्बी महारत सीखी है। डिड यू एवर हेल्प एनीवन बाय यूजिंग इट, तो क्या आप किसी की मदद कर सकते हैं
इसको इस्तेमाल करते हुए। तो अब इसका आंसर हमने क्या किया है, आई हैव लर्न वॉन्ड केयर एंड ड्रेसिंग, कि मैंने जो है वो सीखा है कि किस तरह से ज़ख्मों की जो है वो देखभाल करनी है, ड्रेसिंग और पट्टी करनी है एज अ फर्स्ट एड स्किल, एक इब्तदाई तिब्बी महारत की तौर पे। एंड आई हेल्प्ड अ फ्रेंड, और मैंने अपने दोस्त की मदद की है विद अ माइनर कट, जिसको एक बहुत मामूली सी चोट कट आया था, बाय क्लीनिंग एंड बैंडेजिंग इट, उसको साफ करके और उसकी बैंडेजिंग करके। तो ये मैंने जो थी वो की थी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। रीड द एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो, आपने जो दिए गए डायलॉग आपने उसको पढ़ना है। टीचर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टीचर सुबह बखैर तालबात स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टीचर, सुबह बखैर टीचर, टीचर हाउ आर यू ऑल टुडे, कि आज आप सब कैसे हैं स्टूडेंट्स, फाइन ठीक है, थैंक यू शुक्रिया टीचर, टीचर टीचर आर यू ऑल रेडी फॉर योर स्पीच कंपटीशन, क्या आप आज अपना जो आपका तकरीर का मुकाबला है उसके लिए क्या तैयार हैं स्टूडेंट्स, यस टीचर, टीचर वकार इट इज़ योर टर्न, कि ये तुम्हारी बारी है टुडे आज, टू प्रेजेंट फर्स्ट, के सबसे पहले तुम जो है वो पेश करो, कम इन फ्रंट पे आगे आओ, एंड बिगेन और शुरू करो। टीचर एक्सेलेंट वकार बहुत ज़बरदस्त, इट वाज अ वेल प्रिपेयर्ड स्पीच, की बहुत अच्छी तैयार एक तकरीर थी। हु विल कम नेक्स्ट, कि अब जो है वो नेक्स्ट कौन आएगा, शर्जील, टीचर मे आई बी नेक्स्ट, क्या मैं अब आ जाऊँ, शर्जील टीचर यस शर्जील यू मे, जी हाँ शर्जील आप आए, शर्जील थैंक यू टीचर, टीचर शुक्रिया। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू 6 ग्रुप्स, के आपने जो तालबात हैं उनको 6 ग्रुप्स में तकसीम करना है, एंड आस्क देम टू द टॉपिक, और उनसे कहना है कि जो ये अनवान है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश कन्वर्सेशन इन आवर डेली लाइफ, कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इंग्लिश में बातचीत करने की जो अहमियत है, आप उसके ऊपर आपने जो है वो अपनी एक जो टॉपिक है उसको पेश करना है। अभी हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट वोकैबुलरी, ईडियम्स है इसके अंदर। एन ईडियम इज़ अ सेइंग और एक्सप्रेशन दैट सेज वन थिंग लिटरली बट मीन्स समथिंग एल्स, कि जो ईडियम्स है हमारी इस तरह की सेइंग कहावत होती है, इस तरह के हमारे जो है वो एक्सप्रेशन होते हैं हमारे जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हम कहते तो एक चीज़ है लिटरली में, लेकिन जब उसका मतलब होता है वो और होता है। व्हेन एक्सप्लोर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल जो है वो डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अब ईडियम्स है हमारे पास है लैंड आ लैंड। अब देखें वैसे तो लैंड का क्या मतलब है, हैंड मतलब आप कहेंगे है हाथ है, लेकिन लैंड आ लैंड, अब ये ईडियम है हमारा, अब इसका मीनिंग क्या होता है, टू प्रोवाइड हेल्प, किसी को मदद देना। लैंड आ लैंड टू प्रोवाइड हेल्प, किसी को मदद देना। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। अब ईडियम्स में जैसे कि हमने पढ़ा कि जो वर्ड है उसका जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब देखें यहाँ पे रेनिंग बारिश है, कैट्स मैंने बिल्ली और डॉग मैंने कुत्ता, लेकिन अब ईडियम इसका हमारा क्या बनता है, इट इज़ रेनिंग हार्ड, कि बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश। जब हमने कहना हो कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो फिर हम इंग्लिश में उसे कहते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब है हम उर्दू में कहते हैं एक तीर से दो शिकार, तो ये वो है। गेट टू थिंग्स डन विद अ सिंगल एक्शन, के ठीक है, दो चीज़ों को सिर्फ एक सिंगल एक्शन के साथ कर लेना। ब्रेड एंड बटर, अब इसमें ब्रेड वो बटर नहीं, इसका मतलब है समवंस लाइवलीहुड, के कोई जो है बहुत अच्छे तरीके के साथ जी रहा है। डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा आजिज़ होना, बहुत ज़्यादा गरूर किसी के अंदर नहीं होना, बहुत आजिज़ है। देखिए सिंपल है, बहुत डिसेंट है, रियलिस्टिक है एंड प्रैक्टिकल है। हिट द सैक गो टू स्लीप, इसका मतलब जाके सो जाना। नो पेन नो गेन, यू मस्ट वर्क फॉर व्हाट यू वांट, कि जब तक आप अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो जब तक आप थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इन्होंने हमें कहा जी राइट सेंटेंसेस यूजिंग द बिलो ईडियम्स, के ये वाले आपको सेंटेंसेस दे दिए गए हैं और आपने इनको ही ईडियम्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब इसके साथ हमारे पास आ जाता है फर्स्ट लैंड आ लैंड, तो अब इसका हमने क्या बनाया है, आई लैंड आ हेल्पिंग हैंड, कि मैंने मदद दी टू माय फ्रेंड, अपने दोस्त को, व्हेन शी वाज मूविंग हर फर्नीचर, के जब वो अपना जो उसका फर्नीचर था उसको मूव कर रही थी तो उस वक्त मैंने उसकी हेल्प की। अब नेक्स्ट है इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो हमने क्या पढ़ा था कि कैट्स एंड डॉग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश का होना। डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला, अपनी छतरी को मत भूल जाना। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउट देयर, कि जो बाहर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। अब नेक्स्ट हमारा था डाउन टू अर्थ, तो मतलब कि जो बहुत ज़्यादा आजिज़ होना। शी इज़ सो फेमस, वो बहुत मशहूर है, येट वेरी डाउन टू अर्थ, मगर बहुत ज़्यादा वो आजिज़ है, बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर गुरूर बिल्कुल भी नहीं है। एंड फ्रेंडली विद एवरीवन, और हर किसी के साथ वो बहुत ज़्यादा दोस्ताना है। तो ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यूज़ ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अब ये दो चीज़ें आ गई हैं, एक आ गया हेल्पिंग वर्ब और एक आ गया मेन वर्ब। अब ये होते क्या है, मेन वर्ब क्या होता है, द मेन वर्ब इज़ द वन दैट टेल यूज़ द मेन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला,
और हमारा मेन वर्ब जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो जो काम कर रहा है हमें ये बताता है मेन वर्ब। इट कैन स्टैंड अलोन, ये अकेला खड़ा रह सकता है इन अ सेंटेंसेस, जुमले में, और कैन बी यूज विद एन ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनके साथ भी ये हमारा जो है इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी, अब उनने हमारे पास आ गया है, ये देखें, शी एट अ पाई। अब इसके अंदर आप देखिए जो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है एट, इसका मतलब होता है खाना। अब ये हमारा मेन वर्ब है। अब ये हम अगर खाना इसको अलहदा से रखें तो ये स्टैंड कर सकता है। अब देखिए रफ़िया बेक्स कुकी, अब उसने जो कुकी को बेक किया। अब यहाँ पे हमारा मेन वर्ब जो सब्जेक्ट यानी कि जो रफ़िया है सब्जेक्ट है उसने काम किया, उसने बेक किया है। तो अब जो बेक है ये हमारा मेन वर्ब है और ये अकेला खड़ा रह सकता है। इन द अबव सेंटेंसेज एट एंड बेक्स आर द मेन वर्ब्स। ठीक है, तो ये जो है एट एंड बेक्स ये मेन वर्ब्स थे। हियर दीज वर्ड स्टैंड अलोन, ये अकेले भी खड़े रह सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे वर्ड ले लें रफ़िया, तो रफ़िया क्या है, कोई रफ़िया, ठीक है, एक पर्सन है, लेकिन हमें नहीं पता चला शी यानी कि वो इसका भी। लेकिन अगर हम कहेंगे एट, एट मतलब खाना, यानी कि हमें समझ आ गई कि खाना मतलब खाना, बेक मतलब बेक करना, तो हमें यहाँ पे चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब वर्क टुगेदर विद द मेन वर्ब, कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब के बिल्कुल साथ काम करता है, उसके साथ आता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको डाउट अभी भी है तो मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे इज़, एम, आर, हैव, हैज़, हैड, कुड, शुड, वुड, जो इस तरह के वर्ड्स हैं ना हमारे, ये हमारे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनको हम कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, देखें यहाँ पे भी है हैज़, हैव, हैड, ठीक है, इस तरह के जो हमारे हैं ये हमारे हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी इनको कहते हैं, हम इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। सिंपल बात आपने यही याद रखनी है। अच्छा मैं इस एग्जांपल के साथ इधर से आपको समझाती हूँ। देखें अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमारी यही, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब इसके अंदर आप देखिए फिनिश्ड मतलब मुकम्मल कर लेना। अगर मैं एक वर्ड बोलती हूँ फिनिश्ड मतलब मुकम्मल कर लेना, आपको क्लियर समझ आ गई, अच्छा कुछ काम है मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब ये हमारा था मेन वर्ब। अब जो यहाँ पे हैव हमेशा जो है हमारा उससे पहले आता है। तो अब ये देखिए जो हैव है ये हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब कर रहा है, वर्ब की थोड़ी सी हेल्प कर रहा है। अब देखिए हेल्पिंग अगेन यहाँ पे शी इज़ हेल्पिंग हर मदर इन कुकिंग, वो अपनी वालदा के खाने में मदद करती है बनाने में। तो अगेन यहाँ पे जो हेल्पिंग है, हेल्पिंग क्या है, एक मेन वर्ब, एक समझ आ रही है हमें बात की, और इज़ हमारा उसके साथ आ गया हेल्प, मेन वर्ब है हमारा हेल्पिंग और उसके साथ जो इज़ है वो हमारा है हेल्पिंग वर्ब। इन द अबव सेंटेंसेज हैव एंड इज़ आर द हेल्पिंग वर्ब्स, के ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एंड फिनिश्ड एंड हेल्पिंग आर द मेन वर्ब्स, और ये हमारे जो है वो मेन वर्ब्स हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ इसलिए बोल रही हूँ कि ग्रामर का पोर्शन बहुत ज़्यादा फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आपको स्पीड तेज़ लग रही है तो आपने उसको जो है वो स्लो कर लें। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों में अब हमने एक तो मेन वर्ब को फाइंड आउट करना और हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट करना। अच्छा सबसे पहले अब चूँकि आपको पता चल जाए, मैंने यहाँ पे आज जो इस तरह का कलर है हमारा, ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर आ रहा है, इसको ये आपके होंगे मेन वर्ब्स, और जो मैंने ग्रीन में किया वो होंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख भी दिया। अब इनको हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा सेंटेंस है शी इज़ लिविंग, के वो जा रही है। तो अब यहाँ पे आप देखिए लिविंग मैंने जाना, तो ये एक पूरी क्लियर बात समझ में आ गई। तो डैट मीन्स कि ये हमारा है मेन वर्ब। ठीक है, अच्छा अब इज़ है, और अब मैंने आपको ये बताया कि जो इज़, एम, आर इस तरह से होते हैं, ये हमारे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अच्छा नेक्स्ट है आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो डूइंग है मतलब करना, तो मतलब एक अलहदा से वर्ड समझ आ रहा है, तो ये हमारा हो गया मेन वर्ब। एम ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये इस सिंपल इसकी कोई हमें समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन इस तरह के वर्ड्स आपको बताया कि जो आते हैं हमारे, वो हमारे जो है वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। दे हैव डिसाइडेड टू एडवर्टाइज़, कि उन्होंने जो है कमर्शियल देने के लिए या थोड़ी मशहूरी देने के लिए उन्होंने उसका फैसला किया। तो डिसाइडेड मतलब फैसला करना, पूरा वर्ड समझ आ गया। हेल्पिंग वर्ब सॉरी ये हमारा हो गया मेन वर्ब, और हैव हमारा आ गया, तो ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब। फ्रैंक प्लेड टेनिस व्हेन ही वाज 12, के जो फ्रैंक था उसने टेनिस खेलना स्टार्ट किया जब वो 12 साल का था। अब इसमें प्लेड पूरा खेलना अगेन समझ आ गया, तो इस वजह से ये हमारा हो गया मेन वर्ब। अब चूंकि इसके अंदर हमारे, मैंने आपको बताया था कि वो अल्फाज होते हैं, अब वो हमारा यहाँ पे इसमें कोई नहीं है, तो इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर नहीं है। आई हैड सीन द मूवी बिफोर, मैंने ये मूवी जो पहले देखी है। अगेन सीन मतलब देखना, क्लियर समझ आ रहा है कि किसी चीज़ को देखना, तो ये हमारा हो गया मेन वर्ब, और हैड से पहले आ गया तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अब ये क्या होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कंजंक्शंस को। कंजंक्शंस आर वर्ड्स, ये वो अल्फाज होते हैं दैट कनेक्ट टू फ्रेजेस और क्लोजेज, जो दो फ्रेज और क्लोज को मिलाते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर सबसे पहले फ्रेज क्या होती है। देखिए फ्रेज वो होती है जिसके अंदर ना तो होता है सब्जेक्ट और ना इसके अंदर होता है वर्ब।
ठीक हो गया। लेकिन जो क्लोज है ना, क्लोज के अंदर हमें सब्जेक्ट भी मिलता है, क्लोज के अंदर हमें वर्ब भी मिलता है। अब जो क्लोज है ना, जो फ्रेज है, ये अकेला स्टैंड नहीं कर सकता। मतलब अगर इसमें देखें ना तो इसमें काम करने वाला है, तो ना वो को काम कर रहा है, मतलब ना उसके अंदर वर्ब है, तो हमें सेंटेंस की समझ नहीं आएगी। तो इस वजह से इसका अकेला होना जो है वो हमें समझ नहीं आएगी अगर अकेला होगा। लेकिन जो क्लोज है, क्लोज के अंदर जो है सब्जेक्ट भी होता है, इसके अंदर वर्ब भी होता है। तो ये हमें, अगर ये बात इसकी हो रही तो हमें समझ आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं फ़ौरन से एक क्विकली एग्जांपल देती हूँ, इसके अंदर देखें शी जो है, शी सब्जेक्ट है और इसके अंदर लिविंग है वर्ब। अगर मिसाल के तौर पे आपको सेंटेंस में ना सब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है ना, आपको वर्ब मिल रहा है, तो सिर्फ खाली अगर इज रह जाएगा तो क्या आपको समझ आएगी? आपको नहीं आएगी समझ। इसी तरीके के साथ जो फ्रेज है, फ्रेज के अंदर ना सब्जेक्ट होता है, ना इसके अंदर जो है वो वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन जो क्लोज है, क्लोज के अंदर ये होता है और हमें ये क्लियर समझ आ जाता है। अच्छा जी, अब है ट्रांसलेशन डिवाइसेस। अब ट्रांसलेशन डिवाइसेस मैंने कहा है, ट्रांसलेशन डिवाइसेस आर वर्ड्स इवॉल्व फास्ट होते हैं और फ्रेजेस होते हैं दैट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स। यानी कि ये वो वाले होते हैं जो दो जो हमारे जुमले हैं, ये दो हमारे पैराग्राफ्स हैं, उनको मिलाने के लिए, ठीक है, उनके दरमियान जो ताल्लुक है करने के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। अब इधर सिंपल मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपने अक्सर जो है वो सेंटेंस देखे होंगे जिसके अंदर एक पूरा सेंटेंस है, दरम्यान में वर्ड है एडिशनली, मोर ओवर, फर्दर मोर, और इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना आते हैं, मतलब कि मज़ीद बरा। जैसे कि मैंने तो केक मुझे केक भी पसंद है, या मैं पार्टी पे गई थी, मुझे वहाँ पे केक बहुत अच्छा लगा, मज़ीद बरा जो है जो है मुझे आइसक्रीम भी खाने को मिली है, मैंने आइसक्रीम भी वहाँ की बहुत अच्छी थी। मतलब एक सेंटेंस मुकम्मल हुआ दरम्यान में, सिर्फ एक बता के अगला सेंटेंस उसके साथ जोड़ देते हैं। तो ये हमारे होते हैं इस तरह के ट्रांसलेशन डिवाइसेस। अच्छा जी, कनेक्ट टू क्लॉजेस, ठीक है, ये दो क्लॉजेस को मिलाता है। और कनेक्ट टू सेंटेंस और पैराग्राफ, तो ये दो सेंटेंस जैसे मैंने आपको अभी मजीद बना और इस तरह की एग्जांपल, और पैराग्राफ को ये मिलाता है। रिमूवल ऑफ अ कंजंक्शन फ्रॉम अ सेंटेंस विल अफेक्ट द ग्रामर ऑफ द सेंटेंस। अगर हम जो हमारा सेंटेंस उसके अंदर से कंजंक्शन को हटा देंगे तो हमारे सेंटेंस को अफेक्ट करेगा। अब रिमूवल ऑफ अ ट्रांजिशन डिवाइसेस फ्रॉम अ सेंटेंस विल नॉट अफेक्ट द ग्रामर ऑफ द सेंटेंस। अब इसके अंदर जो है उन्होंने कहा है कि अगर हम इसको नहीं हटाते तो हमारे सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि मैं पार्टी पे गई और वहाँ पे जो है केक बहुत मज़े का था, मज़ीद बरा वहाँ पे की आइसक्रीम भी बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। अब मैंने मज़ीद बरा मतलब कि एडिशनली इंग्लिश में, लेकिन अगर मैं एडिशनली को हटा देती कि मैं पार्टी पे गई, केक बहुत अच्छा था और वहाँ आइसक्रीम भी बहुत अच्छी थी, तो देखिए कोई भी सेंटेंस पे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है फ़र्क पड़ता है। जैसे अब कंजंक्शन वर्ड्स कैसे होते हैं, देखिए होते हैं एंड, बट, बिकॉज, इफ़, आफ्टर, एंड, ये वाले होते हैं। अब ये अगर हम इस तरह के अल्फाज को सेंटेंस से हटा देंगे तो सेंटेंस पे फ़र्क पड़ेगा। ट्रांजिशन वर्ड्स अब ये होते हैं बिफोर, वाइल, टेन, देन, एज अ रिजल्ट एंड एक्सेट्रा, ये वाले अल्फाज होते हैं। एग्जाम्पल, अब आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स, के मुझे मैंगो भी पसंद है और एप्पल भी पसंद है। आई एम हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी। अब आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है लेकिन जो फ्रिज है वो एम्प्टी है। लेट मी नो इफ़ यू गो टू स्कूल, मुझे बताना कि अगर आपने स्कूल जाना है। अब देखेंगे अगर मैं ये सेंटेंस बोलूँ, लेट मी नो यू गो टू स्कूल, मुझे बताना तुमने स्कूल जाना, ये तो कोई सवाल की सेंस समझ ही नहीं आ रही जवाब की, ठीक है। तो इस वजह से इन सेंटेंसेस इसका सेंटेंस में होना लाजमी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाती है। अच्छा एग्जांपल इसकी लगे देखें, जैसे बिफोर लिविंग टर्न ऑफ द फैन, प्लीज़ के जाने से पहले पंखे बंद कर देना। आई फील स्लीप वाइल स्टडिंग एट माई डेस्क, के मैं जो हूँ वो सो जाती हूँ, आई फेल स्लीप के पढ़ते हुए, एंड देन आई वेंट टू गो होम, और फिर मैं घर चला गया। तो ये हमारे थे ट्रांजिशन डिवाइसेज और वर्ड्स। अच्छा नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग कंजंक्शंस एंड ट्रांजिशन वर्ड्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, के दिए गई जो स्टेटमेंट है इसके अंदर हमने अब कंजंक्शंस को पुट करना है और ट्रांजिशन वर्ड्स को। अब सिंपल सी बात है, जिसके अंदर आपको नजर है कि दो पूरे जो है वो सेंटेंस है उनको हमने मिलाना, तो हमने वहाँ पे ट्रांजिशन लगानी है, और जहाँ पे आपको लगे कि एक सिंपल सी बात और ये क्लोज है तो वहाँ पे हमने उसको पुट कर देना है कंजंक्शंस को। अब यहाँ पे देखें, बिफोर यू गो होम मेक श्योर टू स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ द ऑफिस, के जाने से पहले जो है वो तमाम ऑफिस की लाइट्स उसको बंद कर जाना। तो ऑफिसली बिफोर का मतलब पहले। आई लाइक ग्रेप्स, अब देखिए मुझे ग्रेप्स पसंद है, मीन्स बनाना भी इसको पसंद है, तो एज वेल एज बनाना, इसके ग्रेप के साथ साथ मुझे बनाना से भी पसंद है, अंगूरों के साथ तो केले भी पसंद है। लेट मी नो इफ़ यू वांट टू गो होम अर्ली, मुझे बताना अगर तुम घर जल्दी जाना चाहते हो, तो इट मीन्स यहाँ पे इफ़ लगना था, कंडीशन आ गई है ना कि अगर तुम जाना चाहते हो तो। आई वॉज ईटिंग स्नैक्स, के मैं जो हूँ वो स्नैक्स खा रही हूँ, वाइल इंजॉइंग अ मूवी, क्योंकि मूवी को भी साथ साथ इंजॉय कर रही हूँ, तो उसके सिंपल उसके साथ हमने लगा दिया वाइल। फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स, के अब हमने क्या करना है कि हमने एडजेक्टिव्स बनाने हैं नाउन से। अब देखिए नाउन तो सिंपल है ना, किसी भी चीज़ का नाम है, किसी भी शख्स का, जगह का, और एडजेक्टिव्स होते हैं उस चीज़ की तारीफ जो हम करते हैं, उसकी खूबी और खामी, वो होती है एडजेक्टिव्स। वी कैन फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स बाय एडिंग सुफिक्सेस टू अ नाउन, के हम एडजेक्टिव्स को बना सकते हैं सुफिक्स को ऐड करके
और नाउन के अंदर। अब देखिए सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स इस तरह के अल्फाज होते हैं, ये वाले वाई ए एल, मतलब ये लेटर्स होते हैं, इस तरह के ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो हम किसी भी अल्फाज के लास्ट पे लगाते हैं, उसे हम सफिक्स कहते हैं। द एडजेक्टिव्स दैट आर फॉर्म्ड बाय एडिंग वाई ए एल ओ आर आई एल आई एस एच और आइस, मतलब इस तरह के एज अ सफिक्स आर गिवन बिलो इन द टेबल, कि मतलब कि वो सारे एडजेक्टिव्स है जो हम इस तरह के अल्फाज को लगा के बना सकते हैं, वो सफिक्स होते हैं, वो इस तरह के टेबल पे हमें दे दिए गए हैं। इफ़ द नाउन हैज़ एन ई इन द एंडिंग, अब किसी ऐसा हमारा नाउन है जिसके अब एंड पे हमें ई आ गया है तो इट इज़ रिमूव्ड, वो चला जाएगा, एंड वाई और ए एल इस तरह के जो अल्फाज होंगे हम उसके साथ ऐड कर देंगे सफिक्स को टू द नाउन फॉर्म एंड एडजेक्टिव। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी वर्ड के लास्ट पे ई मिल जाएगा तो हम उसके लास्ट पे इस तरह के वर्ड्स बनाएं। जैसे मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे देखें फाइनेंस, अब इसके लास्ट पे ई था तो ई को हमने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने बताया था कि इसमें से कुछ भी हम रिमूव कर सकते, तो हमने आई ई एल को लगा के उसके साथ उसको बना दिया। अब इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं जल्दी से, देखें। अब सफिक्स मैंने आपको बताया कि इस तरह के अल्फाज होते हैं जो हम ग्रुप ऑफ लेटर जो हम किसी भी वर्ड्स के लास्ट पे लगा के उसको बनाते हैं। अब सफिक्स सबसे पहला नाउन नाउन है हमारा लक, मतलब कि एडजेक्टिव हमने क्या इसके साथ लगा दिया, लकी, बहुत ज़्यादा लकी होना। एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट के साथ ए एल लग गया, एक्सीडेंटल है। फाइनेंस है, फाइनेंशियल, और चाइल्ड है, चाइल्डिश। आर्टिस्ट है और तो आर्टिस्टिक। ठीक है, तो इस तरह के अल्फाज के चाइल्ड मतलब बचकाना हरकतें, फाइनेंस है जो रकम से मुतल्लिक है, एक्सीडेंट हादसा, लकी है बहुत खुशकिस्मत है, और आर्टिस्ट है कि जो एक आर्ट से रिलेटेड है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमें उन्होंने कहा राइट ऑन द एडजेक्टिव्स ऑफ दीज नाउन्स, कि अब हमने आपको नाउन दे दिए गए हैं, अब आपने इनके क्या करने हैं, एडजेक्टिव्स बनाने हैं। अब यहाँ पे देखिए लेंथ है तो लेंथ ही हमने सिंपल हमने वाई लगा दिया, अब लेंथ ही मतलब लंबाई। नेचर है तो नेचुरल कुदरती, मैजिक है तो मैजिकल जादूगर। ठीक है, हमने इनके सिंपल ए जो है वो उस तरह के सफिक्स आगे लगा के उसको बना दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन क्लॉजेज एंड रिलेटिव क्लॉजेज के। अब ये जो हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है क्लॉजेज का और रिलेटिव क्लॉजेज का। नो सॉरी, ये कंपैरिजन क्लॉजेज एंड रिलेटिव क्लॉजेज आर बोथ आर टू डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, तो कंपैरेटिव क्लॉजेज क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये एक उसकी टाइप होती है दैट फॉलोज द कंपैरेटिव फ्रॉम ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब सिंपल ये क्या आता है, कंपैरेटिव से मतलब कंपैरेटिव जो है इसका मतलब होता है मुकाबला करना। ठीक है, अब मुकाबला करना किसके अंदर, उन्होंने कहा है कि अगर एडजेक्टिव यानी कि किसी की खूबी या खामी बयान हुई है उसमें ये एडवर्ब, तो हम उनके दरमियान में मुकाबला करते हैं। एंड बिकॉज विद एज, और उसको किस चीज़ से शुरू करते हैं, लाइक से, देन से, इस तरह के अल्फाज हम उसको शुरू करते हैं। एज अ नेम इंडिकेट्स अ कंपैरेटिव क्लोज एक्सप्रेस अ कंपैरिजन। ठीक है, कि नाम से पता चल रहा है कि कंपैरिजन यानी कि मुकाबला है। अब मिसाल के तौर पर देखें, हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज सनशाइन, कि उसकी जो मुस्कुराहट है वो इस तरह से चमकती है जैसे सनशाइन, जैसे सूरज की रोशनी है। तो मिसाल के तौर पर सिंपल इसके अंदर जो है वो जैसे हम तशबीह देते हैं उर्दू के अंदर के उसका जो है वो रंग इस तरह से सफ़ेद है जैसे चांद की रोशनी, तो सिंपल से इस तरह से हम इसके अंदर कंपैरिजन क्लोज में करते हैं। अब माई हाउस इज़ बिगर देन योर्स, कि मेरा घर तुमसे बड़ा है, तो इसमें हमने क्या किया, हम मुकाबला कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा कि हम इस तरह के जो वर्ड देन, लाइक, इस तरह के इस्तेमाल करते हैं। द रूम स्मेल्स लाइक फ्लावर्स, के जो रूम है उसकी जो खुशबू है वो फूलों की तरह वो महक रहा है। तो इसमें देखिए हमने मुकाबला किससे किया, वर्ड्स को लाइक, एज एंड देन के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विद अप्रोप्रिएट कंपैरेटिव स्ट्रक्चर, कि अब आपको दिए गए आपने सेंटेंस उसमें हमने अप्रोप्रिएट लगाने हैं अल्फाज। देखें, ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज़्यादा अच्छा है, तो देखें मुकाबला किया हमने, तो देखें देन आ गया। आई एम जस्ट एज स्टर्बन एज माई मॉम, कि मैं बिल्कुल ऐसे ज़िद्दी हूँ जैसे कि मेरी वालदा है। शी लुक्स लाइक हर मदर, वो अपनी वालदा की तरह दिखती है। तो अब आपने बस इसको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे जो है वो डिफरेंट होंगे। अब है रिलेटिव क्लॉजेज। A relative clause is a subordinate clause which specifies or gives information। अब इसमें हम सिंपल क्या है, स्पेसिफाइज करती है और हमें मज़ीद मालूमात देती है अबाउट अ पर्सन और थिंग। अगर ऐसा हमारा सेंटेंस है जिसके अंदर किसी शख्स की या चीज़ के बारे में बात हुई है तो ये हमें उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देगी। जैसे मिसाल के तौर पर पेन है, हमने सिर्फ पेन कहा तो हमें कहा जाए रेड कलर है उसका, तो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली कि अच्छा रेड कलर है। पर्सन का नाम आ गया, अगर फॉर एग्जांपल नाम अली है कि क्या आएगा, वेयरिंग रेड जैकेट, उसने रेड जैकेट पहनी हुई है वो वाला, तो हमें इस तरह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, रिलेटिव क्लॉजेज कम आफ्टर अ नाउन और अ प्रोनाउन, के ये इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन के बाद में आता है। अब देखिए नाउन तो हो गया ना किसी भी पर्सन का, प्लेस का नेम हो गया उसका, लेकिन प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन को रिप्लेस कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे आलिया इज़ गोइंग टू स्कूल, अब इसमें जो आलिया वर्ड है ये नाउन है, लेकिन अगर हमने इसको प्रोनाउन बनाना होगा तो शी इज़ गोइंग टू स्कूल, तो शी जो था वो रिप्लेस हो गया ना उसके साथ, नाउन के साथ, आलिया के साथ। तो इस तरह से ये होते हैं हमारे प्रोनाउन।
ऑफन बिगन विद रिलेटिव प्रोनाउन सच एज हु, विच और दैट। अब ये हमारे इस तरह के अल्फाज ये हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब आगे हमारे पास एग्जांपल देखें, द बॉय हु इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा इज़ माई ब्रदर, कि वो लड़का जो पिज़्ज़ा खा रहा है वो मेरा भाई है। अब इसके अंदर जो हु है ये हमारा आ गया रिलेटिव क्लोज। देखें हु जो के खा रहा है, अब ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता चली। अब ही इज़ लुकिंग फॉर अ बैग विच ही हैज़ लॉस्ट, वो अपने वो बैग ढूंढ रहा है जो कि उसने उसका गुम गया। अब देखें विच ही हैज़ लॉस्ट, अब ये बैग के आया ना, विच उसके लिए आया, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बैग की मिली हमें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा रीअरेंज द रिलेटिव क्लॉज इन द करेक्ट ऑर्डर। अब हमने इनको हमने उन्होंने जो है वो हमें आगे पीछे करके दिए थे, अब हमने उनको करेक्ट करके बनाना था। तो द फ्रूट दैट इज़ ऑन द टेबल इज़ नॉट फ्रेश, कि वो वाला फ्रूट जो टेबल पर है वो तरोताज़ा नहीं है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है ही इज़ लुकिंग फॉर अ बैग विच ही हैज़ लॉस्ट, कि वो वाला बैग ढूंढ रहा है जो कि उसका गुम गया है। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट से पता चल रहा है कि जो माजी में एक हुआ है। अब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड फॉर पास्ट एक्शंस, के जो माजी में जो एक्शंस हुए हैं ये उनके लिए इस्तेमाल होता है। ऑलरेडी फिनिश्ड यानी कि ख़त्म तो पहले हो चुके थे। व्हेन अनदर पास्ट एक्शन हैपन, जब दूसरा एक और पास्ट का एक्शन स्टार्ट हुआ तो ये पहले ख़त्म हो गए थे। इट आल्सो यूज फॉर अनरियल एंड इमेजिनरी थिंग्स, जो इमेजिनरी यानी कि एक तसव्वुराती चीज़ें हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। विशेष ख्वाहिशात के लिए इन द पास्ट में। अब ये हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया जो अफर्मेटिव है, मतलब सादा, उसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, बाद में हैड आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर नेगेटिव जब हमने इसको बनाना होगा तो सब्जेक्ट को हम लगाएंगे, फिर हम हैड को लगाएंगे और उसके बाद में नोट आ जाएगा, फिर अगेन ये थर्ड फॉर्म ऐसे आ जाएगी। और इंटेरोगेटिव में हमारा हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, फिर नोट और पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म और साथ क्वेश्चन मार्क। और अफर्मेटिव मतलब सादा का, जिसमें हम कहते हैं कि हाँ मैंने काम किया। नेगेटिव में मैंने काम नहीं किया मतलब ना आ गया। और इंटेरोगेटिव जिसमें हम सवाल पूछते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, द प्लेयर्स हैड लॉस्ट हर्ट बिफोर द मैच इवन फिनिश, उन्होंने अपना जो था वो दिल को जो है वो खो दिया जब से मैच इवन के फिनिश होने से पहले। द प्लेयर हैड नॉट लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच एंडेड, कि अब उन्होंने अपने जो था वो दिल को नहीं गंवाया था कि मैच खत्म होने से पहले। अब हैड द प्लेयर लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच फिनिश। ठीक है, या उन्होंने हमें 3 एग्जांपल दे दी, लेकिन अब हम इसको अपनी जो हमें एक्टिविटी दी है उसको हम देख के अच्छे से और समझते हैं। राइट दी सेंटेंसेज विद नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म इन योर नोटबुक। अब आपने अपनी नोटबुक के ऊपर 3 सेंटेंसेस दे दिए गए हैं आपको। अब आपने क्या करना है कि आपने इनको लेके बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ जाते हैं सेंटेंस। अब इसको इतना सारा देख के परेशान नहीं हो जाना। ठीक है, कि क्या है, आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ को क्लियर आसान लफ्ज़ों में बयान करूँगी। ठीक है, चलिए जी अब इसको हम ज़रा शुरू करते हैं। अब देखें, सबसे पहले आपने और कहीं नज़रें नहीं घुमानी, दौड़ के भाग नहीं जाना कि क्या चीज़ है, मैं आपको समझाऊंगी, आपने फिक्र नहीं करनी। देखिए फर्स्ट हमारे पास मैंने लिखा है सेंटेंस का फार्मूला। अब ये सिंपल जो हमारा ये सेंटेंस है ओरिजिनल सेंटेंस जो हमें दिया गया। अब ये क्या था, शी हैड ड्रॉन अ गुड लैंडस्केप। ठीक है, कि उसने एक बहुत अच्छी जो है लैंडस्केप की पिक्चर उसने बनाई, ये हो गया। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्या था, ठीक है, सबसे पहले हमने लगाना था सब्जेक्ट, उन्होंने कहा तो हमने ये सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा आपने लगाना है हैड। ठीक है, हमने हैड लगा दिया। फिर उन्होंने कहा कि आपने लगाना है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल का क्या मतलब होता है कि तीसरी वर्ब की फॉर्म। तो ड्रॉन यानी कि ड्रॉ करना, ये तीसरी उसकी फॉर्म है। नेक्स्ट हमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा है वो, या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है ना कि हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब देखो उसने गुड लैंडस्केप बनाई तो मतलब ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर हमने उसके साथ हमने ये कॉम्प्लीमेंट भी लगा दिया। ठीक हो गया, तो सिंपल इसकी अकॉर्डिंगली ये हमारा ये हो गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब आते हैं असल काम की तरफ जो हमें दिया गया उन्होंने करने के लिए। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है, अब नेगेटिव उसका बनाना था तो हमने बनाया शी हैड नॉट ड्रॉन अ गुड लैंडस्केप। तो उसने एक अच्छी लैंडस्केप नहीं बनाई, तो हमने नेगेटिव के अकॉर्डिंग किया। अब नेगेटिव के अकॉर्डिंग किस तरह से किया, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, आपने सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट नेगेटिव में, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया शी। फिर उसके बाद हमें कहा गया पास परफेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो हैव हैज़ कुड शुड ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो हैड ये था तो हमने हैड लगा दिया। अब उसके बाद हमें उन्होंने कहा कि हैड के बाद आपने नोट लगाना, तो सिंपल हमने उसके बाद नोट लगा दिया। और फिर कहा कि आपने पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो थर्ड फॉर्म उसकी ड्रॉन यानी कि उसकी तीसरी फॉर्म ही थी। और ऑब्जेक्ट लगा देना है, और ऑब्जेक्ट यानी कि अ गुड लैंडस्केप। अगेन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगा देना है और कॉम्प्लीमेंट होगा तो हमने कॉम्प्लीमेंट लगा देना है। सिंपल सी बात है, आपने सिर्फ इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखना है। इंशाल्लाह आप इसको देखें कितनी आसानी से करते हैं। देखिए अब थर्ड वाला आ गया कि क्या उसने जो है एक अच्छी लैंडस्केप बनाई है। तो अगेन किस तरह से देखिए, इंटेरोगेटिव सवाल में क्या करना है, सबसे पहले हमने लगाना है हैड यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। उसके बाद में हमने लगाना है सब्जेक्ट, तो ये हमारा सब्जेक्ट शी आ गया। एंड देन हमें क्या क्या गया कि पास पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, तो ड्रॉन आपको पता है थर्ड फॉर्म है ड्रा करने की। और ऑब्जेक्ट है यानी कि ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट, तो अगेन ये गुड लैंडस्केप उसका ऑब्जेक्ट भी और उसका कॉम्प्लीमेंट है। अब ये
उसके बाद हमने लगा देना है अपने इंटेरोगेटिव का साइन, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, देखें कितना आसान था। अगेन देखिए नेक्स्ट है, अब ही हैड ईटन ऑल द स्नैक्स, उसने तमाम स्नैक्स खा लिए। अब इसके अंदर हमारा जो है सब्जेक्ट, इसके अंदर हमारा है ही, उसके बाद में हमारा जो है हैड आ जाएगा, यानी कि आपको पता है ऑक्सिलरी वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि ईटन खाना, तीसरी फॉर्म आ गई, और कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या आ गया, या हमारा ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इधर हमारा ऑब्जेक्ट है स्नैक्स। ठीक है, तो अब ये स्नैक्स है तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव वर्ब ने इसका बनाना है। तो सिंपल देखें, नेगेटिव में सबसे पहले क्या करते हैं हम, नेगेटिव में सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब हैड, उसके बाद हमने उसके साथ लगाना होता है नॉट, और फिर हम लगाते हैं ईटर यानी कि तीसरी फॉर्म, और उसके बाद हमने लगाना है ऑब्जेक्ट कि उसने वो तमाम जो थे स्नैक्स नहीं खाए। ठीक है, अब थर्ड आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमने लगाना है हैड यानी कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म ईटन, और उसके बाद में हमने लगा देना है हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि उसने सारे स्नैक्स नहीं, क्या उसने सारे स्नैक्स खा लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है वी हैड प्लेड वीडियो गेम्स, के हमने जो है वो वीडियो गेम खेल चुके थे। तो अब यहाँ पे देखें सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, उसके बाद में हमारा क्या लगना है, हमारा हैड लगना है यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब लगना है, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी कि तीसरी फॉर्म लगनी है, और फिर आपने ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम इसको लगा देंगे हमारा ऑब्जेक्ट हमारा लग जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है। अब सिंपल सी बात है, अब देखिए इसमें नेगेटिव कैसे बनेगा हमारा, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लिया, उसके बाद में हमने हैड लगाया यानी कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हमने हैड के बाद नोट लगाते हैं, और फिर हमारा तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो हमारा हैड है ना, यहाँ पे आप गौर करें, देखें हमने सब्जेक्ट के बाद हैड लगाया। सिंपल सी बात है कि आपने जो हमारा ओरिजिनल है ना, जब उसको जब हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना, तो सिंपल सी बात है कि हैड के बाद यहाँ पे आपने नोट लगा देना है और सारा का सारा सेंटेंस वैसे ही आ गया। ठीक है ना, लेकिन जब हमने उसको बनाना है इंटरोगेटिव में, तो हैड को हमने शुरू में ले आना है और नोट को रिमूव करके बाकी सारा सेंटेंस हमारा वैसे रह जाएगा। अब देखिए इंटरोगेटिव में है, तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, उसके साथ हमारा आ जाना है वही सब्जेक्ट, और प्लेड थर्ड फॉर्म खेलना, और वीडियो गेम ये इसमें हमारा है जो है ऑब्जेक्ट है, और साथ हमने उसके साथ लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया, चलें जी। अच्छा, अब हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये वाला पोर्शन फॉर और सिंस वाला, यूज़ ऑफ फॉर और सिंस। अब इसका इस्तेमाल क्या है, यूज़ फॉर और सिंस का। तो वो यूज़ फॉर टू टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ टाइम, हम जो वक्त है उसका एक कितना टाइम ऑफ पीरियड है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए फॉर टाइम पीरियड के लिए नंबर इसमें होते हैं, टाइम वर्ड होता है। अब एग्जांपल 7 मिनट्स, 3 वीक्स, 5 मंथ्स, एवर, 3 सेंचुरीज, 8 ईयर्स। और सिंस इसके मुकाबले में क्या है, हम इसको स्पेसिफिक पॉइंट के लिए टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, सिंस डेट एंड टाइम। एग्जांपल 8 o'clock मंडे, 1 जुलाई दिसंबर। सिंपल सी बात है कि इसके अंदर हमें एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है 9 एग्जैक्ट, और इसके अंदर हमें 7 मिनट्स 3। अब ये तो हमें नहीं पता ना कि 7 मिनट्स कौन से और ये। ठीक है, अब ये सेंटेंस है। अच्छा, इसको हम अपने सेंटेंसेस से अब समझते हैं। अब ये 2 रह गए। शी हैज़ बीन इन प्रिजन फॉर 6 मंथ। ठीक है, वो 6 जो है महीने से जेल में है। अब यहाँ पे कौन से 6 महीने हमें नहीं पता। यू हैव प्लेड फुटबॉल फॉर 10 ईयर्स, के तुम 10 सालों से जो है फुटबॉल खेल रहे हो, लेकिन अब अगेन 10 ईयर्स कहाँ से हमें नहीं पता। ही हैज़ लिव्ड हियर सिंस 1993, वो 1993 से वहाँ पर रह रही है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है ना टाइम पीरियड मिला के 1993 से। आई हैव नॉट रिडन अ हॉर्स सिंस आई वॉज 9, कि मैं 9 साल से जो हूँ तब से मैंने राइड नहीं की। तो यहाँ पे हमें एक टाइम पीरियड मिल जाता है, हम बात को इमेजिन कर सकते हैं अच्छा कब से कब, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते। देखिए दे हैव लिव्ड इन अमेरिका सिंस 2004, वो 2004 से अमेरिका में रह रही है। तो हमें यहाँ पे टाइम पीरियड एग्जैक्ट जब मिल गया तो हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे, जब हमें एग्जैक्ट नहीं मिलता तो हम 4 लगाते हैं। माई फ्रेंड हैज़ बिन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मेरा जो दोस्त है वो बहुत लंबे अरसे से बीमार है। लेकिन अब देखिए लॉन्ग टाइम है ना, कब से बीमार है हमें नहीं पता। यहाँ पे तो 2004 पता, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं पता। वी हैव हैड दिस कार सिंस 1995, ठीक है, कि हमारे पास ये कार 1995 से है। अगेन एग्जैक्ट टाइम मिल गया। वी हैव बिन वर्किंग इन हिज ऑफिस फॉर 3 ईयर्स, कि हम 3 सालों से इसके ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन कौन से 3 साल, कब से 3 साल स्टार्ट हुए हमें नहीं पता। ठीक है, अहमद हैज़ स्टडीड फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन कौन से 2 घंटे, रात के, दिन के, सुबह के, अब हमें ये भी नहीं पता, इसलिए हमने लगा 4। अब नेक्स्ट है पंचुएशन है, इसमें है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस आर पंचुएशन मार्क्स दैट ऑलवेज कम इन पेयर्स, ये ऐसा है जो हमेशा जोड़ों में लगता है। जोड़ मतलब क्या मतलब है, जोड़ा किसी चीज़ का। वो यूज़ पैरेंथेसिस टू एनक्लोज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जब हमें एक जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मालूमात दी जाती है तो उसको बंद करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू क्लैरिफाई, होती तो यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी हमें ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन मज़ीद हमें ये क्लियर कर देती है, एक्सप्लेन और बयान करती है। और एड अ साइड नोट इन अ सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर एक साइड नोट हमें देती है। मिसाल के तौर पे देखिए, आई वेंट टू द सिनेमा टू मीट मुर्तज़ा, अब मैं मुर्तज़ा से मिलने गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मुर्तज़ा के बारे में पता है, माई यंगर ब्रदर, एक हमें एक्सेंट
इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो मेरा छोटा भाई है। आई लॉस्ट माई फ़ोन, अब मैंने अपना फ़ोन घुमा दिया। कौन सा फ़ोन है जी? एन iPhone 11। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है फ़ोन की। ऑन माई वे होम फ्रॉम स्कूल, के घर से वापसी पर। अच्छा जी, ऑन माई वे होम, इनके स्कूल के जो था हमारा रास्ता। अब देखिए आई मिस मुजीब, मैं मुजीब को मिस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुजीब कौन है? माई बेस्ट फ्रेंड, उसने एवरीडे। अब यहाँ पे उसकी बताइए। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, देखिए यूज़ पैरेंथेसिस वेयर नीडेड इन दीज सेंटेंसेस। आई विल गेट बैक टू यू टुमारो, कि मैं तुम्हें जो हूँ कल वापसी पे मिलूंगा। अब यहाँ पे आप देखिए टुमारो क्या है? फ्राइडे। यानी कि कल मतलब कि टुमारो मतलब वो फ्राइडे को मिलेगा। हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये मिली है। यू पुट 54 बुक्स। अब देखिए यहाँ पे 54 तो ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन अगर किसी को ऐसे समझ नहीं लगी तो उन्होंने एक्स्ट्रा 54 दोबारा ब्रैकेट में इस तरह से हमें नंबर्स की फॉर्म में दे दिया। बुक्स ऑन दैट शेल्फ, किताबें मतलब उस शेल्फ पे तुमने रखी हैं। वी आर गोइंग टू विजिट लाहौर, के हम लाहौर को विजिट करने जा रहे हैं। अब लाहौर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी गई है? आ सिटी ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान का शहर है। दिस स्प्रिंग के इस बाहर में, ठीक है। अच्छा जी, सिटी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे देखिए CCWU यानी कि शॉर्ट में लिखा था। अब इसके बारे में एडिशनल हमें बता दिए कि अच्छा CC का मतलब है सिटी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, इज़ वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की। ये पंजाब की जो है सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है। आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड माँ, अब मैं अपनी माई डैड्स मॉम। अब एडिशनल हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरी जो वालिद उनकी मॉम है, ठीक है, टुडे। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास आ जाते हैं राइटिंग स्किल। उन्होंने कहा है अब राइटिंग स्किल क्या है? इसके अंदर हमने इनफॉर्मल लेटर जिसको लिखते हैं। अब इसके पार्ट्स क्या होते हैं इनफॉर्मल लेटर के? द गिवन पार्ट्स इन एन इनफॉर्मल लेटर। देखिए इसमें सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस जो हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा जाता है। ये लेफ्ट कॉर्नर मतलब यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद में डेट मेंशन अंडर द हेडिंग। अब हम डेट लिखते हैं एक हेडिंग की सूरत में। और ये सलाम दुआ, ठीक है। सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन इज द कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स यूज्ड टू एड्रेस द पर्सन। उसको आप एड्रेस करने के लिए डियर वगैरह ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी जो लेटर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, इट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द लेटर, ठीक है। उसका जो मेन मुद्दे की बात आपने क्या करनी है? इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, ये पैराग्राफ की सूरत में होता है। फिर आप क्लोजिंग मतलब उसको बस द फर्स्ट लेटर ऑफ द क्लोजिंग लाइन इज ऑलवेज कैपिटलाइज। क्लोजिंग का मतलब कि आप अपनी बात का इख्तिताम कर दिया। और सिग्नेचर फिर आप अपना द नेम ऑफ द सेंडर इज रिटन टू द एंड ऑफ द लेटर, और फिर एंड पे आप उसको अपना क्या करते हो? अपना नाम देते हो। देखिए सिंपल। देखिए सबसे पहले एड्रेस लिखा उसने कॉर्नर पे, फिर उसने डेट मेंशन की, डियर जैसे हमने पढ़ा था ये आप लिखते हो। फिर ये पूरी बॉडी पैराग्राफ में आपने उसको राइट किया। एंड देन लास्ट पे क्या आता है? आपका क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है। आप उसको जो है वो कोई भी इस तरह का वर्ड लेके और आप उसके साथ अपना नेम लिखते हैं। अब हमें एक्टिविटी दी गई है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। आपने अपने दोस्त को खत लिखना है। टू इनवाइट हिम टू अ बर्थडे पार्टी, अब एक आपकी सालगिरह की तकरीब है, आपने उसको उसमें इनवाइट करना है। और राइट अ लेटर टू योर पेरेंट टू टेल देम अबाउट योर न्यू स्कूल, या तो अपने न्यू स्कूल के बारे में अपने पेरेंट्स को बताना है। अब हमारे पास ये दो चॉइसेस दे दी गई हैं, हमने इन दोनों में से किसी एक पे करना है। लेकिन मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए दोनों ही मेंशन कर दी। इसमें से जो आपको जो है वो अच्छा लगे आप वो कर लें। तो सबसे पहले राइट अ लेटर टू इनवाइट अ फ्रेंड टू अ बर्थडे पार्टी। सबसे पहले अगेन आपने इसमें अपना एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है। मैंने ब्लॉक छोड़ दिया, आप यहाँ पे कर लें। एंड डेट आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिखें। अब डियर, अब जो आपके फ्रेंड का नेम है आपने इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये जो खाता है वो अच्छे हालात में अच्छी सेहत में मिलेगा। एंड हाई स्पिरिट में। आई एम राइटिंग टू इन्वाइट यू टू अ वेरी स्पेशल ओकेजन, कि मैं ये जो खत लिख रही हूँ आई एम राइटिंग दिस लेटर, ठीक है। यहाँ पे दिस लेटर आप कर लीजिएगा। तो आप तुम्हें दावत देने के लिए एक बहुत जो है वो ख़ास मौके पर, माई बर्थडे पार्टी, मेरी बर्थडे की पार्टी। अब देखिए यहाँ पे जो ये माँ का आया ना, इसका मतलब होता है बहुत खुशी का इजहार, कि वो बहुत खुशी के इजहार से कह रही है। आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूँ। टू इन्वाइट यू ऑन, ये एक फ़र्जी सी डेट मैंने मेंशन कर दी, टाइम है, और ये एक वेन्यू है, ठीक है। आपने अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर लेना है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। आई वुड बी एब्सोल्युटली डिलाइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। इफ़ यू कुड जॉइन मी इन सेलिब्रेटिंग अनदर ईयर ऑफ जॉय, कि अगर मैं बहुत खुश होंगी अगर तुम मुझे एक जो है वो मेरे साथ सेलिब्रेट करोगी, एक और साल जो है खुशियों का, लाफ्टर एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, ना भुला देने वाले लम्हात का। योर प्रेजेंस वुड मेक माई डे इवन मोर मेमोरेबल, तुम्हारी जो मौजूदगी है मेरे दिन को मज़ीद जो है वो यादगार बना देगी। वी हैव प्लान्ड एन इवनिंग फिल्ड विद फन डिलीशियस पाकिस्तानी कुजीन म्यूज़िक एंड एक्साइटिंग सरप्राइज़, हमने एक शाम को जो है वो प्लान किया है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़न मज़ा होगा, बहुत पाकिस्तानी मज़े के खाने होंगे, म्यूज़िक होगा और बहुत सारे सरप्राइजेज हैरान कुन करने वाले होंगे। इट वुड नॉट बी द सेम, ये बिल्कुल वैसा नहीं होगा विदाउट यू देयर, के मतलब अगर तुम होगी तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं होगा, बल्कि इसमें और मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट उसे कहती है प्लीज़ लेट मी नो एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस इफ़ यू कैन मेक इट, तो मुझे प्लीज़ बताना कि अगर तुम अर्लीस्ट कन्वीनियंस का मतलब है कि अगर तुम और जल्दी आ सकती हो तो मुझे बताना। लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग टुगेदर, मैं बहुत जो मुंतज़िर हूँ तुम्हारी इकट्ठे हम ताकि उसको सेलिब्रेट कर सकें। अब वार्म रिगार्ड्स हैं, ठीक है। आप इसके अगर माई लवलीस्ट वगैरह वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब योर नेम, और फिर आपने उसको जो है अपना नेम के साथ उसको लिख के अल्लाह हाफिज़ कर देना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट लेटर है ये वाला, ठीक है। अब लेटर टू पेरेंट अबाउट न्यू स्कूल है। अब अगेन डियर मॉम एंड डैड हमने यहाँ पे इसको लिखना है। एंड उसके बाद में
यहाँ पे भी आप उसको जो अपनी डेट वगैरह लिख सकते हो, डेट वगैरह सही है। एंड उसके बाद में आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू बोथ इन गुड हेल्थ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों को ये जो खाता है वो अच्छी हालत में मिलेगा। आई वांटेड टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज़ विद यू। मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा एक खुशी की खबर शेयर करने लगी हूँ। आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग अ न्यू स्कूल। मैंने एक नया स्कूल जो है उसको अटेंड करना शुरू कर दिया है। अभी देखिए खुशी की खबर है, ये एक्सप्लेनेशन मांगे इसका मतलब है खुशी की बात है। द डिसीजन टू चेंज स्कूल वाज अ बिग वन। जो स्कूल को चेंज करने का फैसला था वो बहुत बड़ा था, बट आई बिलीव इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। मगर मुझे उम्मीद थी कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो है मौका साबित होगा। द न्यू स्कूल इज़ अच्छा, यहाँ पे जो स्कूल का नेम आपने लिख देना जो आपका दिल का है। एंड सो फॉर आई एम रियली एंजॉइंग माई टाइम हेयर। कि जो मेरा नया स्कूल है ये बहुत ज़्यादा अच्छा, और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। द टीचर्स आर फ्रेंडली। कि जो यहाँ के टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा दोस्ताना है। एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ फ्यू न्यू फ्रेंड्स। और मैंने यहाँ पे जो है पहले से नए दोस्त बना लिए हैं। द कैंपस इज़ ब्यूटीफुल। जो कैंपस है वो बहुत खूबसूरत है। एंड देयर आर सो मैनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू गेट इन्वॉल्व इन। और यहाँ पे बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज़ जिनमें मैं हिस्सा ले सकती हूँ। आई प्रॉमिस टू वर्क हार्ड एंड मेक यू प्राउड। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँगी आपको ताकि फ़ख्र हो। थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड माई डिसीजंस। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा मेरे फैसलों को जो है वो सपोर्ट की है, हामी रहें। आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट माई प्रोग्रेस एट द न्यू स्कूल। की मेरी जो न्यू स्कूल में प्रोग्रेस थी आपको मैं उससे जो हूँ हमेशा जो है वो उम्मीद अपडेट देती रहूँगी, इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। अगेन यहाँ पे आपने विद लव योर नेम अब आपने यहाँ पे इसको कर देना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।